दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। क्या आपको पता है कि दुनिया इंडिया से बाहर भी है? और अगर आपको ये समझने में दिलचस्पी है कि इंडिया से बाहर दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और दुनिया इंडिया को किस नज़रिए से देख रही है, तो ये वीडियो विशेष तौर पर आपके लिए ही है। दोस्तों, देश की गोदी मीडिया ने इतना ज़्यादा हमें फालतू चीज़ों में उलझा कर रख दिया है कि हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि इंडिया से बाहर भी दुनिया है और वहाँ भी कुछ चल रहा है। तो आइए हम एक ऐसी खबर के बारे में आपको बताते हैं जिसका ताल्लुक न सिर्फ भारत से है बल्कि दुनिया के 50 बड़े देशों से है और ये बहुत ही अहम खबर है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया की निगाह सिर्फ कोरोना वायरस पर नहीं है बल्कि इसके अलावा एक और चीज़ पर है जिसका नाम है G7। और G7 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग लंदन में चल रही है। इसके ताल्लुक से बहुत बड़ी अपडेट्स है, आइए आपको बताते हैं। इंग्लैंड में G7 के विदेश मंत्रियों की इन पर्सन होने वाली मीटिंग में भारत को भी बुलाया गया है। हालांकि भारत G7 का मेंबर नहीं है। इस संबंध में आगे हम आपको मजीद अपडेट दें, इससे पहले आपको बता दें कि दरअसल ये G7 है क्या चीज़। तो G7 का मतलब 7 देशों का ग्रुप। वो 7 देश कौन कौन है? उसमें से कनाडा है, US है, UK है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, फ्रांस है। ये 7 देशों को मिला करके G7 बनता है। यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि दरअसल ये G7 है क्या चीज़ और क्यों बनाया गया है, इसके पीछे का मकसद क्या था। तो दरअसल G7 1975 में बनाया गया था और शुरुआत में सिर्फ इसमें 5 देश थे। बाद में इटली शामिल हो गया तो ये 6 देश हो गए, G6 बन गया। उसके बाद में कनाडा शामिल हो गया तो G7 बन गया और 1998 में जब रशिया शामिल हुआ तो ये G8 बन गया। और 1998 के बाद जब 2014 में रशिया को निकाल दिया गया क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, तो रशिया को जब यहाँ से निकाल दिया गया इस ग्रुप से, तो फिर ये G8 से फिर दोबारा से G7 बन गया। और फिलहाल इसकी कंडीशन यही है, इस वक्त ये G7 है जिसमें 7 देश शामिल हैं। अब अगला सवाल ये है कि G7 क्यों बनाया गया था, इसके पीछे का क्या कारण था। तो इसका जवाब ये है कि जब 1973 में ऑयल क्राइसिस आया था तो उसके बाद में ऑयल क्राइसिस से निपटने के लिए 5 बड़ी देशों की इकोनॉमी एक साथ इकट्ठा हुई और उसके बाद में इस संगठन का गठन किया गया। यहाँ आपको ये बताते चलें कि 1973 में ऑयल क्राइसिस क्यों आए थे। तो दरअसल 1973 में यौम किपुर के मौके पर, जो यहूदियों का एक त्यौहार होता है, इजराइल में एक लड़ाई चल रही थी इजराइल और अरब नेशन के दरमियान। उसमें विशेष तौर पर इजिप्ट और सीरिया थे और वो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। आपको पता होगा कि इजराइल एक यहूदी कंट्री है और वो ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, विशेष तौर पर अरब कंट्रीज़। और ये अरब कंट्रीज़ के साथ इजराइल की सीधे सीधे लड़ाई थी। और चूंकि जो अरब कंट्रीज़ हैं वो तेल प्रोड्यूस करते हैं, तो जब 1973 में यौम किपुर के मौके पर यानी उस यहूदी त्यौहार के मौके पर लड़ाई चल रही थी अरब देशों और इजराइल के दरमियान, तो ऐसे मौके पर दुनिया के एक बड़े हिस्से ने इजराइल का साथ दिया था और बहुत कम ही लोग थे जो अरब कंट्रीज़ के सपोर्ट में आए थे। तो इससे गुस्सा होकर के ऑयल प्रोड्यूस करने वाले अरब कंट्रीज़ ने पूरी दुनिया पर एम्बार्गो लगा दिया था, जिससे तेल के प्राइसेस एक बैग 4 गुना बढ़ गए थे। यानी उस वक्त जो तेल की कीमत थी वो $3 प्रति बैरल थी, लेकिन यही एम्बार्गो के बाद ये सीधे सीधे 4 गुना बढ़ गई और ये $12 प्रति बैरल हो गई। तो अब खुद सोचिए कि अगर एक बैग तेल में इतने ज़्यादा उछाल आ जाए तो स्थिति कितनी भयावह हो जाती है। आप खुद सोच लीजिए कि अगर इस वक्त मान के चलिए कि 100 रुपये प्रति लीटर यहाँ इंडिया में पेट्रोल मिल रहा है, अगर ये 400 रुपया 4 गुना बढ़ जाए, 400 रुपया प्रति लीटर हो जाए तो हाहाकार मच जाएगा। तो कुछ इसी तरह के हालात पैदा हो गए थे पूरी दुनिया में जब एम्बार्गो लगा दिया था गल्फ कंट्रीज़ ने, यानी ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज़ ने। तो इसकी वजह से 1975 में 5 कंट्रीज़ जमा हुए और इस मसले का हल निकालने के लिए एक ग्रुप बनाया जिसको ग्रुप 5 यानी G5 कहा गया। फिर बाद में दूसरे देश शामिल होते चले गए। और आपको ये भी बता दूं कि G7 के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो GDP है वो ऑलमोस्ट 50% है पूरी दुनिया के मुकाबले में। यानी पूरी दुनिया की GDP एक तरफ और ये 7 देशों की GDP एक तरफ। आप खुद ही देख लीजिए कि अमेरिका उसमें शामिल है तो US सबसे बड़ी इकॉनमी वाला देश है। इस तरह से जर्मनी उसमें शामिल है, जर्मनी बहुत बड़ा इकॉनमी वाला देश है। जापान उसमें शामिल है तो जापान भी एक बड़ी इकॉनमी वाला देश है। दुनिया में कुल 4 ही बड़ी इकॉनमी वाले देश हैं, उसमें सिर्फ चाइना छूट जाता है, बाकी 3 तो एक तरफ है ही हैं। तो इसी वजह से एक तरफ 50% और दूसरी पूरी दुनिया की GDP 50%। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी जाइंट इकॉनमी ने मिल करके एक ग्रुप बनाया था 1975 में और इस वक्त G7 एक पावरफुल ब्लॉक के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जाता है। इतना समझ लेने के बाद अब आइए बात करते हैं मौजूदा स्थिति पर और जो लंदन में बुलाई गई है मीटिंग, यानी फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें से G7 के मेंबर्स तो शामिल हैं ही हैं, साथ ही साथ इंडिया को भी बुलाया गया है, साउथ कोरिया को भी बुलाया गया है, साउथ अफ्रीका को भी बुलाया गया है और ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया गया है, यानी 4 अन्य देशों को भी बुलाया गया है। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये G7 G11 बनने जा रहा है? तो इसका जवाब है G11 तो नहीं बनने जा रहा है, अलबत्ता G10 ज़रूर बनने जा रहा है। G10 का क्या मतलब होता है? G10 का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब ये G7 का जो ब्लॉक था वो और बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा और
जब इंडिया उसमें शामिल हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया शामिल हो जाएगा और साउथ कोरिया शामिल हो जाएगा, तो अब ऐसी सूरत में आप सोचिए कि ये कितना बड़ा ब्लॉक बन करके सामने आएगा और पूरी दुनिया को एक तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। फिलहाल लंदन में उसके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है 2 साल के बाद जब पर्सन टू पर्सन यानी फेस टू फेस सामने आ रहे हैं और सारे लोग मुलाकात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आपको यहाँ ये बात बताते चलें कि G7 की जो एनुअल मीटिंग होती है वो हर साल होती है और बारी बारी देशों में मुनाकिद होती है और इस साल की जो एनुअल मीटिंग है वो भी लंदन में यानी इंग्लैंड ही उसकी मेज़बानी करेगा, लेकिन ये जून में प्रस्तावित है, 11 जून को प्रस्तावित है। 3 दिन की मीटिंग होगी और उसमें नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है, यूके के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा। यहाँ आपको बता दें कि फिलहाल जो लंदन में मीटिंग चल रही है फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें मौजूदा एजेंडा क्या रखा गया है। तो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक रॉब और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन दोनों ने एक साथ कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो नतीजा निकला उसको डोमिनिक रॉब ने कुछ यूं बताया। डोमिनिक रॉब ने कहा, वी विल बी टेकिंग एक्शंस टू इंश्योर फेयर एक्सेस टू वैक्सीन अराउंड द वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया को वो ट्रांसपेरेंट तरीके से वैक्सीन मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। दूसरा एजेंडा उनका क्या था? सेटिंग ग्लोबल गर्ल्स एजुकेशन टारगेट, यानी दुनिया में लड़कियों की एजुकेशन को खास तौर पर ध्यान देंगे। और तीसरा एजेंडा था एग्रीइंग एम्बिशियस एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी दुनिया में होने वाले क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। और चौथा एजेंडा यह है डेवलपिंग न्यू मेजर्स टू प्रिवेंट फेमाइन, यानी एक तरीके से दुनिया में होने वाली भूखमरी को वो रोकेंगे। भूखमरी से मुराद ये है कि पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर फूड शॉर्टेज है, तो फूड शॉर्टेज को एक्सेस कैसे किया जाए उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया है। और साथ ही साथ उन्होंने रशिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रशिया में जिस तरीके का माहौल पैदा किया गया है व्लादिमीर पुतिन द्वारा और खासतौर से उनके जो विपक्षी नेता है अलेक्सी नावल्नी, और अलेक्सी नावल्नी के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है वो किसी तरीके से भी ठीक नहीं है, इसका मुद्दा भी उन्होंने उठाया। यहाँ एक बात आपको बताते चलिए कि भारत G7 का पार्ट नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर यानी एस जयशंकर को बुलाया गया है। वो वहाँ पर लंदन में इस वक्त मौजूद हैं, मीटिंग कर रहे हैं और जून में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनुअल समिट में जाएंगे। तो अब ऐसी सूरत में यहाँ पर एक कंसर्न जापान ने रेज किया था भारत को लेकर के। जापान का ये कहना था कि भारत को क्यों बुलाया जा रहा है। बेसिकली G7 की ये कोशिश है कि भारत, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करके G7 को G10 में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो G10 में जब कन्वर्ट होगा तो एक तरीके से एशिया से 2 देश शामिल हो जाएंगे, एक तो जापान पहले ही से है, भारत भी शामिल हो जाएगा। तो इसी की वजह से जापान ने कंसर्न रेज किया था और जापान का ये कहना था कि भारत को क्यों शामिल किया जा रहा है। दरअसल G7 में भारत के शामिल होने से जापान को इसलिए दिक्कत हो रही है कि अभी फिलहाल जापान तनहा एशिया का रिप्रेजेंटेटिव है G7 में, और अगर भारत भी शामिल हो जाएगा तो भारत और जापान 2 हो जाएंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत से दिक्कत है लेकिन वहाँ साउथ कोरिया शामिल हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत को भी शामिल कर लो, साउथ कोरिया को भी शामिल कर लो और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लो और रशिया को भी शामिल कर लो। बेसिकली अमेरिका की ये कोशिश थी कि चाइना को घेर दिया जाए चारों तरफ से, हालांकि वो नाकाम हो गया। तो कुल मिलाकर के रशिया को फिलहाल यूरोपियन कंट्रीज बर्दाश्त करने के मोड में किसी तरीके से नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल क्रीमिया का मुद्दा इस मीटिंग में भी उठा दिया गया है और क्रीमिया के मुद्दे की वजह से ही 2014 में रशिया को इसकी मेंबरशिप छोड़नी पड़ी थी। तो अब ऐसी सूरत में ये देखिए कि रशिया तो फिलहाल दूर दूर तक कहीं इस जैसे G7 के मेंबर में शामिल होने वाला नहीं है। अलबत्ता भारत शामिल हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया शामिल हो जाएगा और साउथ कोरिया शामिल हो जाएगा। तो जब ये 10 देश शामिल हो जाएंगे तो ये बन जाएंगे G10। और G10 बनने के बाद में एक और फॉर्मूले का सुझाव आया है। बोरिस जॉनसन जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, बोरिस जॉनसन ने ये कहा कि G10 के अलावा D10 भी बनाया जाएगा। D10 का मतलब होता है कि जो बड़े डेमोक्रेटिक 10 कंट्रीज जहां पर वोटिंग होती हो, तो भारत भी उसमें शामिल है। अब जब D10 बन जाएगा तो ये किस लिए बनाया जा रहा है? दरअसल जो 5G की लॉन्चिंग है और 5G में जो चाइना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी जो कंपनी है होवे, तो होवे जो चाइनीज़ कंपनी है वो टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया को ओवरलैप कर रही है और एक तरीके से लीडिंग कंडीशन में है। तो पूरी दुनिया को ये डर है कि 5G के मामले में चाइना बहुत आगे ना बढ़ जाए, तो क्यों ना 5G के मामले में चाइना को काउंटर करने के लिए एक अलग से रास्ता इख्तियार किया जाए, और उसका एक रास्ता समझ में आया है D10 के रूप में। अब देखने वाली बात ये होगी क्या G10 बनने के बाद D10 का फार्मूला कामयाब साबित होगा या ये एक सपना ही रह जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बगल में घंटी का आइकन बना होगा उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। शुक्रिया।